हैं, they give rise to hemiketal, and if aldehyde and alcohol they react, they give rise to hemiacetal, right? Now, why and how these chemical reactions take place? So for that we have to slightly go into chemistry. थोड़ा सा हमें chemistry में जाना पड़ेगा. And what chemistry says about them, chemistry says that if you have an aldehyde molecule, अगर एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है आपके पास और एक इंडिपेंडेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पोलर ग्रुप. ऑक्सीजन पोलर है, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है. सो व्हाट हैपन्स, दिस ऑक्सीजन pulls the electron of this double bond, that's basically pi electrons, making this negatively charged and leading this carbon to become positively charged, right? That's kind of polarized initially, but same thing will also happen here. ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर खुद नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन को प्रोटोनेटेड करके अलग होने पर मजबूर कर देता है. सो इट इज अबाउट टू लीव ऑक्सीजन and their carbon has become positive. So positively charged carbon and negatively charged oxygen make this reaction feasible. इस रिएक्शन को ये feasible बनाते हैं, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक कर पाता है. So this is how alcohol begins to react with aldehyde groups. And now when they react, जब ये react कर जाते हैं, so you can say this is carbon, this is side chain. हाइड्रोजन को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर बना दिया है ताकि मैं स्पेस बना दूं यहाँ इस ग्रुप को रिएक्ट होने के लिए. सो नाउ ऑक्सीजन विच वाज पार्ट ऑफ अल्कोहल हैज़ नाउ रिएक्टेड, एंड प्रोटॉन जो कि अलग हो चुका है, क्योंकि अब ऑक्सीजन अगर इससे बॉन्ड बना लेगा इसका वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो कार्बन का जो ऑक्सीजन था वो अब सिंगल बॉन्ड वाला आ गया, राइट? एंड इस ऑक्सीजन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो इसने तुरंत इस वाले हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, एंड दिस नाउ बिकेम OH. सो कैन यू नाउ सी दिस मॉलिक्यूल? इस मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं. दिस मॉलिक्यूल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एन एल्डिहाइड, एंड व्हाट दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, ये मॉलिक्यूल कहलाता है हेमियासेटल. तो ये बात समझ आई आपको? ये रिएक्शन कब होती है? दिस ओनली हैपन्स इन एक्वस सिस्टम्स, बिकॉज ये जो प्रोटॉन है ना, इसको मीडिएट करने के लिए कहीं से एक्स्ट्रा प्रोटॉन और होने चाहिए. सो दे यूजुअली कम फ्रॉम वाटर, so that facilitate the release of this proton, and therefore this whole system, whole process occurs in aqueous system, पानी में होता है. Now if it was ketone, तो कीटोन होगा तो क्या डिफरेंस होगा? कीटोन में इस H की जगह क्या हो जाएगा? R हो जाएगा. I mean, if I make a structure like this, C double bond O, and I make R here, and then I react it with alcohol, don't you think same reaction can happen? बिल्कुल सेम रिएक्शन हो सकती है. This electron will get shifted into oxygen, this will get negatively charged, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये फिर इस पर अटैक करेगा और ये प्रोटॉन इसके साथ चला जाएगा. तो आपको फिर एक मॉलिक्यूल मिलेगा जो थोड़ा सा अलग होगा पिछले मॉलिक्यूल से. इसमें बस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह एक और R लगा होगा, एंड दिस O विल बी हियर. अल्कोहल यहाँ पर आकर जुड़ गया OR के फॉर्म में और ये यहाँ पर OH बन गया. So the second molecule which you saw for the reaction between ketone and alcohol, that will be called as hemiketal. So these reactions are very common in chemistry. केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस काफ़ी कॉमन होती हैं. अगर आप केमिस्ट्री, फंडामेंटल केमिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शन मिलेंगी. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो हैव ईदर एल्डिहाइड और कीटोन. कार्बोहाइड्रेट के पास भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर अल्कोहल भी होते हैं बहुत सारे, है ना? So don't you think carbohydrate themselves can also have this reaction within a molecule? कार्बोहाइड्रेट में भी तो ये रिएक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल हो सकती हैं, है ना? So if I now draw the structure of glucose, अगर मैं यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए,
So it has one aldehyde group, and then it has got 1, 2, 3, 4, 5, and 6. It has plenty of OH. Right? So this is the structure of D-glucose. Now, as you can see here, D-glucose also has got several ऑक्सीजन एटम, सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड सेवरल कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर भी वही कुछ हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इस प्रोटॉन से, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये प्रोटॉन फिर अलग रिलीज हो जाएगा। एंड देन this oxygen will fold itself and then attack this carbon atom, इसको attack करेगा, and this will lead to the formation of a connection between this aldehyde group, ये O क्या बन गया, OH बन गया, और ये कार्बन किससे कनेक्ट हो जाएगा, this will be connected with oxygen here via oxygen to this carbon, कौन से कार्बन से, फिफ्थ कार्बन से, फोर्थ, थर्ड, second and first, and here you have 6 carbon already attached to it. तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, डोंट यू थिंक ये अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया? Am I right? Are you listening me or not? Yes, sir. Great. So you have carbon number 1 getting connected with carbon number 5, and we can just flip this to 90 degrees. आप इसको flip करके इस पूरे स्ट्रक्चर को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की तरह भी बना सकते हो. That is called as Haworth projection. ये फिशर का प्रोजेक्शन था, इस तरह के स्ट्रक्चर्स फिशर ने प्रपोज किए थे. So instead of representing it as a Fisher projection, you can now represent it as a Haworth projection, and that structure would look like this, where you can see carbon number 1 and carbon number 5 are connected by an oxygen. ये ऑक्सीजन किसको बिलोंग करता है, कार्बन 1 को या कार्बन 5 को? ये जो कार्बन 1, यस, कार्बन 5 का ऑक्सीजन है, राइट? yes, sir. तो ये जो है कनेक्ट हो गए, और कार्बन 5 पे CH2OH अलग लगा हुआ है. ये नीचे की तरफ जो एटम्स राइट साइड में है उनको आप नीचे बना देते हैं, OH इसमें, जो लेफ्ट में है उनको ऊपर, ये नीचे. अब पॉइंट ये है कि इस फर्स्ट कार्बन पर जो OH बनाया जा सकता है वो दो तरह से लगाया जा सकता है, ऐसे या फिर नीचे की तरफ. ओके, यानी कि जब ये साइक्लाइजेशन होगा तो ये फर्स्ट कार्बन पर जो OH आएगा इसके दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. एंड वाई दीज टू पॉसिबिलिटीज़ विल मैटर, ये पॉसिबिलिटीज़ क्यों मैटर करेंगी, क्योंकि पहले ये कार्बन 1 क्या था, सिमेट्रिक था जब तक ये लीनियर था. लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब साइक्लाइजेशन हो गया तो क्या अभी भी ये सिमेट्रिक है या ये एसिमेट्रिक बन गया, कायरल बन गया? व्हाट डू यू से? Chiral बन गया. So now it has turned into chiral carbon. एंड जब एक और कायरल कार्बन आ गया तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल हैं, एंड दैट अराइज लाइक दिस. वो इस तरह से अराइज होते हैं. तो जब साइक्लाइजेशन होता है शुगर्स का, साइक्लाइजेशन होने पर एक नया स्टीरियो सेंटर क्रिएट होता है जिसकी वजह से दो नए स्टीरियोआइसोमर्स आते हैं. एंड दीज स्टीरियोआइसोमर्स, बिकॉज दिस कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, पहला कार्बन एनोमेरिक कहलाता है, इसलिए इन दोनों आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं. एंड व्हेन CH2OH और OH एक ही डायरेक्शन में है, दिस इज कॉल्ड cis, so this is called as beta anomer, and this one when they are in the trans form, that is called as alpha anomer. So this is alpha D glucose and the upper one is called as beta D glucose. So please बताइए मुझे कि आपको साइक्लाइजेशन और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन समझ आया या कोई क्वेश्चन है? सर, इसमें हम खाली फिफ्थ कार्बन के साथ ही क्यों साइक्लाइजेशन करा रहे हैं, बाकी अल्कोहलिक ग्रुप भी तो यूज हो सकते हैं साइक्लाइजेशन में.
That's a great question. So reason is, it is logically or theoretically it is possible that this carbon can interact with any of the hydrogens. But think about the three-dimensional space. When you have studied about proteins, जब मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था, तो प्रोटीन में जब बैकबोन फोल्ड होती है पेप्टाइड की, अमीनो एसिड की, तो वो कई तरह की हेलिसेस बना सकता है. इट कैन मेक 2.27 हेलिक्स, इट कैन मेक अल्फा हेलिक्स, राइट? इट कैन मेक पाई Yes, हेलिसेस. सो एक्चुअली द रोटेशन ऑफ दीज एंगल्स, ये जो एंगल है, इन ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनका रोटेशन कितनी हद तक पॉसिबल है, कहाँ पर ये हिंडर्ड है, that will decide that which hydroxyl group can reach closest to this carbon. कौन सा हाइड्रोक्सिल उस टॉर्जन के बाद इनके सबसे नज़दीक पहुंच सकता है. So if you imagine that third or second carbon would try to make a bond, it will be sterically difficult. And अगर steric space में उसका मुड़ना मुश्किल है, जैसे आपको बोला जाए कि आप अपने हाथ से अपना टो टच करिए, तो शायद आप कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपको बोला जाए कि अपने पैर को फोल्ड करके अपने नेवल को टच कीजिए खड़े होकर, इट्स रियली इम्पॉसिबल, राइट? या फिर आप अपनी नोज से अपने नेवल को टच कीजिए, सो दैट विल रिक्वायर मोर स्ट्रेन. थर्मोडायनेमिकली इट विल बी डिफिकल्ट. एग्री विद मी और नॉट? yes, sir. So it is exactly like same situation. Although you can imagine that every hydroxyl group is a potential molecule to interact with it, but thermodynamically and sterically, it is not possible for other hydroxyl groups to do that. बट फोर्थ इज ओके, फिफ्थ की जगह फोर्थ हो सकता है कभी कभी. एंड इफ फोर्थ वन विल इंटरैक्ट, दैट विल गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर. अगर फोर्थ वन से वो कंबाइन हो जाता है, फोर्थ वन से रिएक्ट कर जाता है, सो इट विल बी अ 5 मेंबर्ड रिंग, राइट? ये फोर्थ कार्बन फर्स्ट कार्बन से इंटरैक्ट हो जाएगा और इस पर क्या लगा होगा? CHOH, CH2OH. इस तरह के स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज के हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज, आई टेल यू इन अ मिनट, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स. हालांकि कीटोज ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको, लेकिन एल्डोज भी फ्यूरानोज बना सकते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे. जबकि ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरान से मैच करते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है पायरान, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? पायरानोज. तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था कि क्या और भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर है नहीं, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली वो पॉसिबल नहीं होता है. बट इन सम केसेस फोर्थ कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट कैन इंटरैक्ट, दैट विल गिव राइज टू फ्यूरानोज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द एल्डोज. दैट माइट सरप्राइज यू. मैं आपको जानबूझकर वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता रहा था क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं. जनरली आपको ये पढ़ाया जाता है कि फ्रक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म में होता है और ग्लूकोज जो है वो पायरानोज फॉर्म में होता है, यही बताया जाता है आपको. Yes, लेकिन sir. लेकिन ऐसा 100% नहीं है. A small fraction, substantial fraction of glucose can also have furanose structure if fourth carbon will form hemiacetal. Now why fructose will make a 5 membered ring, उसकी बात भी करते हैं. फ्रक्टोज ऐसा रिंग क्यों नहीं बना पाएगा? सो एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है इस बात का कि फ्रक्टोज जो है 5 membered रिंग क्यों नहीं बना पाएगा? सर, क्योंकि जो फ्रक्टोज का ग्रुप होता है वो सेकेंड कार्बन पे होता है ना, तो Absolutely. So fructose is present on the fructose has a functional group that is present on the second carbon. So it will not make hemiacetal, but it will make hemiketal. ये क्या बनाएगा? Hemiketal बनाएगा. So let's make 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon here, and you have OH on the left hand side. Here you have OH on the right, OH on the right. This is D-fructose. ये क्या है? डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पर भी अगर हम उसी बात को फॉलो करें कि स्टेरिकली इस ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, ये इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे, ये कार्बन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट विल इनेबल दिस ऑक्सीजन टू अटैक दिस कार्बन. ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैक करेगा, एंड देन इवेंचुअली व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा? CH2OH तो ऑलरेडी लगा हुआ है. Then you had this कार्बोनिल कार्बन. नाउ इस कार्बोनिल कार्बन पर अब OH के बजाय सिंगल बॉन्ड
O कनेक्ट हो गया और ये जो O पहले से था ये OH बन गया. लेट मी जस्ट चेंज कलर्स टू अवॉइड कंफ्यूजन. ये जो पहले से O था ये OH बन गया और अब ये जो 5th कार्बन के साथ O है ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है. सो यू हैव 3rd कार्बन, 4th कार्बन एंड 5th कार्बन. इसका जो O है ये इसके साथ कनेक्ट हो गया. You have 6 proton here and this you have OH, OH and you get a cyclic structure. तो यहाँ पर भी आपको cyclic structure बना. लेकिन अब देखिए इसमें जो cyclic structure है इसके रिंग में कितनी चीज़ें हैं. एक कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड बीच में ऑक्सीजन. तो इसका जो रिंग बनेगा ये 5 मेंबर्ड रिंग होगा. 5 ही मेंबर होंगे इस रिंग में. एक ऑक्सीजन जो है एक तरफ कार्बन 1 और एक तरफ कार्बन एक तरफ कार्बन 2 और एक तरफ कार्बन 5 से जुड़ा हुआ है. ये देखिए ये कार्बन 2 है और ये कार्बन 5 है. तो 2 और 5 से जुड़ा होने की वजह से इट इज कनेक्टेड विद 2 एंड 5. सो दिस इज योर कार्बन नंबर 2, this is your carbon number 2 and this is your carbon number 5. Here is your carbon number 5. Now to this carbon 5 what is attached? Carbon 5 पर क्या चीज़ attached है? एक CH2OH. लेकिन कार्बन 2 पर CH2OH भी है और क्या है? OH है. CH2OH and OH. So fructose will give rise to, fructose कैसा रिंग बना रहा है? 5 membered ring and this resembles an organic molecule that is called as furan. So that's why this ring will be called as furanose ring. बट हेयर एज वेल, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया. अब ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया तो यहाँ पर भी वैसी ही दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी कि OH नीचे CH2OH ऊपर या फिर OH ऊपर CH2OH नीचे. Right? These two situations can arise here as well, and if they arise they also give rise to two different stereoisomers which will be called as एनोमर्स. इनको भी हम एनोमर्स बोलेंगे. तो जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिस में प्रेजेंट है यानी कि इधर CH2OH ये तो ट्रांस में प्रेजेंट है और इधर CH2OH इधर OH ये सिस में प्रेजेंट है. सो दिस वन विल बी कॉल्ड एज बीटा डी फ्रक्टोज and the upper one will be called as alpha D fructose. So please tell me if you understood this or not. Yes, sir. Very good. So a small homework for you. I mean not homework but just class work I will say. अभी आपको अपनी नोटबुक लेनी है. आई थिंक आप सब लोग नोटबुक लेके बैठते हैं. रजाई में तो नहीं बैठे हो कहीं? कंबल ओढ़ के बैठे हो, खाली सुन रहे हो बस? कॉपी No, पेन है sir. आपके पास? Yes, So if sir. you, that's great. So if you have copy pen with you, what you do, आपको पता है कि ग्लूकोज का एपिमर होता है गैलेक्टोज और मैनोज. राइट? गैलेक्टोज कौन सा एपिमर है? किस कार्बन पर ग्लूकोज से डिफरेंट होता है? C4. C4. एंड मैनोज C2. C2. तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO, कार्बन 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 एंड 3rd कार्बन पर OH इधर है, 2nd पर इधर, 4th पर इधर और 5th पर इधर. ये है डी ग्लूकोज. तो अब आप क्या कीजिए, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे ये साइक्लाइजेशन. आप पहले अपनी कॉपी में इस ग्लूकोज को देखकर गैलेक्टोज या फिर मैनोज जो भी आपका मन कर रहा है स्ट्रक्चर बनाइए और फिर जो प्रोसेस मैंने बताया साइक्लाइजेशन का, मेक अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ galactose and mannose. Can you do that in next 5 minutes? Yes, sir. Please do it.
अभी आंटी आएंगी? तैयार हो जाओ उसके बाद। अरे पोल क्वालिटी नहीं था। नहा लो, नहा लो। जाओ उठ के बोलो नहीं करूँगा। अरे तो बोलने को मना कर दूँगा, बोलने को मना कर दूँगा। पूरा खाओ जो भी खाया। मैंने फ्रिज में रख दिया खाना खाना। Okay, done. Yes, sir. So could you notice the difference between galactose and glucose in the cyclic structure? क्योंकि मैं ये practice आपको इसलिए करवा रहा हूँ. Sometimes I have seen couple of questions which had structures, जिसमें नाम नहीं थे, structures थे. But आपको इतना एब्सोल्युटली याद करना जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर्स को, लेकिन हाँ आइडिया होना चाहिए. अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आप दो स्ट्रक्चर्स देखकर बता पाएँ कि कौन से दो स्ट्रक्चर्स आपस में एपिमेरिक पेयर हैं, कौन से दो स्ट्रक्चर्स आपस में एनोमेरिक पेयर हैं. तो लीनियर और साइक्लिक दोनों स्ट्रक्चर्स को देखकर आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे उनको स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं. मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में एक वीडियो लिंक भी बताया था कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एक जो मेरा रिसर्च आर्टिकल था उससे रिलेटेड. अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं स्ट्रक्चर्स याद करने की. आप 5-10 मिनट में सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के.
if you have already watched that video. Did anyone see that video? Yes, sir. So was that Yes, interesting? yes, sir. ग्रेट. तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानने में, आगे फ्यूचर में उनको थॉरो करना चाहते हैं, सो दैट वुड बी यूज़फुल. अदरवाइज सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं तो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने होते हैं, और स्ट्रक्चर देखकर आपको वो चीज़ डिस्टिंग्विश करनी आनी चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं. एक और इंटरेस्टिंग बात है ग्लूकोज के बारे में. हमने देखा कि ग्लूकोज के दो एनोमर्स थे, अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज. तो क्या अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं? अगर हमने एक ग्लूकॉन डी का डब्बा लिया, मान लो मार्केट से हमने ग्लूकॉन डी खरीदा, उसमें डी ग्लूकोज होता है, वो लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, जब तक वो पाउडर्ड है वो लीनियर होता है. लेकिन जब उस डब्बे से 2 चम्मच निकाल कर हमने उसको पानी में डिज़ोल्व किया, व्हेन वी डिज़ोल्व ग्लूकोज इन वाटर, देन इट स्टार्ट टू साइक्लाइज. फिर वो साइक्लाइज होना शुरू हो जाता है. तो उसमें कितना अल्फ़ा और कितना बीटा होगा? क्या वो 50-50% होंगे, या अल्फ़ा ही होगा बीटा नहीं होगा, या बीटा ही होगा अल्फ़ा नहीं होगा? और अगर हम दूसरी बात कहूँ, मैं आपको प्योर अल्फ़ा दे दूँ, अगर एक ग्लास में प्योर अल्फ़ा एनोमर दे देता हूँ, तो क्या टाइम के साथ साथ वो बीटा में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू से? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. इसके बारे में आपने एक टर्म पढ़ा होगा हाई स्कूल में क्लास 10th में, और उस टर्म का नाम है म्यूटा रोटेशन. हैव यू हर्ड दैट टर्म? Yes, sir. तो म्यूटा रोटेशन शायद आप सब लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसका नाम सुना होगा, लेकिन उस टाइम आपको मे भी शायद हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, या हमारे टीचर कैपेबल नहीं होते हैं एक्सप्लेन करने के उन सारी चीज़ों को, तो समझ नहीं पाए होंगे कि इसका मतलब क्या है. कुछ लोगों ने रट लिया होगा, लेकिन आज आपको उसका मतलब समझना है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है. तो पहली बात, म्यूटा रोटेशन जानने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. जो हम स्मॉल डी और स्मॉल एल, आप जो शुरू में किसी ने बोला था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, तो वो एक्चुअली डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी वो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. हम जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट करता रहता है. लेकिन जब कई सारी रेज एक साथ किसी सोर्स से आती हैं, तो किसी में जो प्लेन है वो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी में ऐसे होगा, किसी में किसी और डायरेक्शन में होगा. तो सामने से अगर हम देखेंगे तो अनपोलराइज लाइट के हर वेव में जो वाइब्रेशन होगा वो अलग अलग एंगल पर हो रहा होगा. तो इस तरह से आप अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. लेकिन अगर इस लाइट को हम एक स्पेशल टाइप के प्रिज्म से गुजार देते हैं, जिसको हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं, तो ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट होने वाली लाइट रह जाती है. केवल ऐसी रेज निकल पाती हैं जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट. और जब ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऐसे मॉलिक्यूल के थ्रू, ऐसे सॉल्यूशन के थ्रू गुजरती है जो कायरल हो, जिसमें एसिमेट्री हो, तब इसका प्लेन या तो राइट साइड में रोटेट हो जाता है या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाता है. जो चीज़ें इसको राइट में रोटेट करती हैं उनको डेक्सो रोटेटरी, और जो लेफ्ट में रोटेट करती हैं उनको लीवो रोटेटरी कहते हैं, राइट. तो डी ग्लूकोज जो है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों ही क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, और इनकी अपनी स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है. स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि हम इनका 1 मोलर सॉल्यूशन ले लें तो इनकी कितनी स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी, दैट इज़ 112.2 डिग्रीज. मतलब ये 112 डिग्री राइट साइड में रोटेट कर देता है लाइट को, जबकि बीटा डी ग्लूकोज जो है वो 18.7 डिग्रीज राइट में रोटेट करता है. दोनों ही डेक्सो रोटेटरी हैं, ठीक है. रिमेंबर दैट दे आर नॉट इनांशियोमर्स. जो इनांशियोमर होते हैं उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इक्वल और अपोजिट होती है. यानी कि अगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा एल ग्लूकोज का कंपैरिजन करें,
तो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, एक की +112.2 और एल फॉर्म की होगी -112.2. सो रिमेंबर, enantiomers always have equal and opposite optical activity, but diastereomers, anomers, epimers, they will not have equal and opposite optical activity. उनकी अपनी independent optical activities होंगी, जैसा कि आप यहाँ अल्फा और बीटा के लिए देख रहे हैं. यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? Yes, sir. So now how one would know, किसी को कैसे पता चलेगा कि अल्फा और बीटा का इंटर कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो दिखेंगे नहीं ये चीज़ें. तो बहुत ही पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने का एक तरीका जो है पोलैरिमेट्री, वो बहुत पहले से नोन है, आज से 100 साल पहले से लगभग नोन है. तो लोगों ने क्या किया, जैसे प्योर अल्फा लिया, तो प्योर अल्फा की ऑप्टिकल एक्टिविटी उन्होंने चेक की, राइट. दे चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर अल्फा एंड दे फाउंड कि प्योर अल्फा की ऑप्टिकल एक्टिविटी 112 होनी चाहिए, 112.2 डिग्रीज. और अगर टाइम के साथ साथ अल्फ़ा जो है किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, तो टाइम के साथ साथ इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 112 ही रहनी चाहिए, इट शुड नॉट चेंज. और अगर बीटा डी ग्लूकोज है, प्योर बीटा है, तो प्योर बीटा की ऑप्टिकल एक्टिविटी भी टाइम के साथ साथ नहीं बदलनी चाहिए. कितनी रहनी चाहिए, 18.7, है ना. ये ऑप्टिकल एक्टिविटी प्योर बीटा की रहनी चाहिए. लेकिन नोटिस क्या किया गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अगर आप प्योर अल्फ़ा लें तो प्योर अल्फ़ा की ऑप्टिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है, और अगर प्योर बीटा आप ले लेते हैं तो बीटा की ऑप्टिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है. और ये एक पॉइंट पर आकर कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज नहीं होती है. और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जिस पर ये आकर कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज 52.7 डिग्रीज, राइट. अब ये 52.7 इन दोनों का एवरेज तो है नहीं, आप अगर एवरेज निकालेंगे तो 60s में आएगा कुछ, राइट. इसका मतलब इक्वल इक्वल तो नहीं है. और ये डिक्रीज या इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अल्फ़ा धीरे धीरे बीटा में कन्वर्ट हो रहा है. जो अल्फ़ा फॉर्म है वो टाइम के साथ साथ किस में कन्वर्ट होती जा रही है, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है. इसलिए इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि बीटा की कम होती है. और बीटा जो है वो अल्फ़ा में कन्वर्ट होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल जो बना दैट इज हैविंग मोर और हायर ऑप्टिकल एक्टिविटी, इजंट इट. सो विद दिस ग्राफ, विद दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो पोलैरिमेट्री का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियरली पता चला कि अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं सॉल्यूशन में. और इनके इनके जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसको आप कह रहे हैं म्यूटेशन. म्यूटेशन आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा. म्यूटेशन मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर. सो म्यूटेशन की वजह से जो रोटेशन में चेंज आ रहा है, इसलिए इस फिनोमेना को क्या कहा गया, म्यूटा रोटेशन. सो म्यूटा रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन रोटेशन ड्यू टू म्यूटेशन. रोटेशन में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, and that is happening because of the alpha beta transition. Now calculations will tell you, if you keep the 112.2 multiplied by x by 100, which is the percentage of alpha at this point, if you add this with 18.7 into 100 minus x by 100, which is the percentage of beta, अगर अल्फा इतना है तो बीटा इतना होगा, that should be equal to 52.7. and if you solve this, अगर आप इसमें x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, so it will tell you that alpha and beta anomers, they are in the ratio of nearly 1:2. 36% करीब करीब अल्फा एक्स की वैल्यू जो है वो 36 निकल कर आएगी, और 100 माइनस एक्स यानी कि बीटा की परसेंटेज जो है वो 64 निकल कर आएगी. यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जब इनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है तो अल्फ़ा फॉर्म 36% और बीटा फॉर्म जो है 64% प्रेजेंट होती है, राइट. दैट इज़ द
यूनानिमस परसेंटेज और वेल नोन परसेंटेज ऑफ अल्फा एंड बीटा। मतलब जब भी आप ग्लूकॉन डी को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, तो उसमें थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो अल्फा 36% और बीटा 64% होगा। दैट वॉज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ म्यूटा रोटेशन। इसलिए आपको हाई स्कूल में म्यूटा रोटेशन पढ़ाया जाता है। अब बताइए, आपको हाई स्कूल में पता था ये बात कि म्यूटा रोटेशन क्यों पढ़ाया जाता है? आपको क्या मतलब है इसका? नो सर। बट नाउ यू शुड नो इट। सर, यस। मेरा एक डाउट था कि जैसे हम म्यूटेशन कहते हैं कि वो तो मतलब इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, तो इसमें हम चेंज इन रोटेशन ड्यू टू म्यूटेशन, तो वो जो सॉल्यूशन में वो तो जल्दी जल्दी हो रहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे म्यूटेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, वो सही मतलब सही लगने। म्यूटेशन एक यहाँ लिटरल एक वर्ड की तरह यूज़ किया गया है, लेकिन आप ये मत समझिए कि जेनेटिक म्यूटेशन अगर कम होते हैं तो कोई भी म्यूटेशन कम होगा। It is the change in a structure, it has a different property, it is not a genetic mutation. Fine. वहाँ पर देखिए म्यूटेशन इतना ही फ्रिक्वेंटली हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, बट वी हैव अ वेरी परफेक्ट एंड अ वेरी प्रिसाइज रिपेयर मैकेनिज्म ऑल्सो। आप जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई गलती होती है, एरर होती है, तो उसको बहुत जल्दी ठीक कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। तो द रेट ऑफ म्यूटेशन विच इज़ वेरी स्लो across generations, that is because of the efficient repair system. But here there is nothing like reverting back, it is happening spontaneously, it is a chemical process. So you cannot, I mean, just correlate कि हमने mutation word use किया तो ये slow ही होगा, ऐसा नहीं है। ओके सर। Fine. So this was about muta rotation and you can expect these all things in your exam. आप expect कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अल्फा और बीटा फॉर्म कितने कितने परसेंटेज में होता है, कितना इक्विलिब्रियम पर कितनी अमाउंट होती है, कितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। 2-3 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में जो इससे रिलेटेड है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव अहेड और कुछ एक बात करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो अब तक जो हम शुगर्स की बात कर रहे थे, दो शुगर्स वर मोनोसेकेराइड। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कोई भी शुगर अगर है तो उसमें हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। और अगर दो शुगर आमने सामने होती हैं, उनमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियर बाई होते हैं और ये सब कुछ एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन एक्वस सॉल्यूशन, देन देर इज़ अ लाइक्लीहुड, तब एक चांस है कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में इंटरैक्ट कर पाएँ एंड विद द कॉन्करेंट रिलीज ऑफ वाटर, पानी की रिलीज के साथ ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं। हमने ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान भी देखा था, राइट? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुआ था, बट वहाँ पर कौन से दो ग्रुप थे? कार्बोक्सी और अमीनो। जबकि यहाँ पर दो ग्रुप कौन से हैं? हियर देर आर बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यहाँ पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही हैं, राइट? सो दिस लिंकेज दैट इज फॉर्म्ड हियर, ये जो लिंकेज यहाँ बनी है, इस लिंकेज को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू इट? ग्लाइकोसिलिक। Glycosidic linkage. Now you would notice an